हाँ, तो चलिए दोस्तों, आपका नवीन क्लासेस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हमें उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है जबरदस्त संधि का टॉपिक, ठीक ना। इसमें जो है हम आप लोगों को ऐसे तरीके से बताएंगे कि आप लोगों को प्रतियोगी परीक्षाओं में कोई भी परेशानी नहीं होगी, ठीक ना। अगर इसको अच्छी तरह से आप अध्ययन करेंगे तब, ठीक ना। और वैसे इसमें जो है संधि ऐसा टॉपिक है जो आप लोगों को या बहुत से बच्चे ऐसे कहते हैं कि संधि जो है बहुत टफ टॉपिक है, ठीक ना। लेकिन जो है इस तरीके से हम बताएंगे कि आप लोगों को एकदम देखते ही आंसर जो है करेंगे, ठीक ना। तो आइए देखते हैं हम संधि। संधि को जो है एक और तरीके से लिख सकते हैं इंग्लिश में ज्वाइनिंग, ठीक ना। क्या लिख सकते हैं? ज्वाइनिंग। और जो संधि का शाब्दिक अर्थ होता है, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ, ठीक ना। तो संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल, जोड़, ठीक ना, और समीपता और समझौता, ठीक ना। संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है, ठीक ना, ये चार होता है, ठीक ना। जैसे अभी मेल का मतलब हम समझ गए, जोड़ का मतलब समझ गए, समीपता का मतलब समझ गए, समझौता का मतलब समझ गए, ठीक ना। अगर नहीं समझे तो दो वर्डों को जब जोड़ा जाता है, ठीक ना, तो उसे क्या कहा जाता है? मेल कहा जाता है, या जोड़ कहा जाता है, या दो वर्डों को समीप लाया जाता है, ठीक ना, उसे क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। और समझौता का मतलब कि जैसे दो देश हो गए, भारत हो गया और पाकिस्तान हो गया, ठीक ना। तो इसमें जब समझौता हो गया तो समझ जाइए कि उसी को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, ठीक ना। लेकिन समझौता होने वाला नहीं है, ठीक ना, भारत पाकिस्तान में। तो समझ जाइए कि समझौता का अर्थ संधि होता है और संधि का अर्थ क्या होता है? समझौता होता है, ठीक ना। तो संधि का हमको शाब्दिक अर्थ पता चल गया। संधि जो है दो तरीके से लिखा जाता है, ठीक ना। एक होता है इस तरह लिखा जाएगा और एक लिखा जाएगा इस तरह, ठीक ना। ये दोनों सही है कि नहीं अभी हम आप लोगों को बताएंगे, ठीक ना, क्योंकि बहुत से बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि ये सही है कि ये सही है, ठीक ना। अभी लिखा जाता है नंद और इस तरह लिख दिया जाता है नंद, ठीक ना। तो ये दोनों सही है कि नहीं, ठीक। अभी आप लोगों को कुछ ही चंदों में ये कंफ्यूजन क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा, ठीक ना। तो आते हैं हम लोग संधि के परिभाषा पर। किस पर आते हैं? परिभाषा पर, ठीक। अब लिखना तो पड़ेगा ही परिभाषा, यह जानना ही पड़ेगा, ठीक ना। तो संधि की परिभाषा होती है कि दो वर्डों के मेल से या जोड़ से या क्या समीपता लाने से या समझौता करने से उत्पन्न विकार, विकार को हम और लिख सकते हैं परिवर्तन, ठीक ना, और लिख सकते हैं बदलाव। ये चार नामों से हम, तीन नामों से विकार को क्या कर सकते हैं? इंगित कर सकते हैं। दो वर्डों के मेल से उत्पन्न विकार, परिवर्तन या बदलाव को क्या कहा जाता है? कोई संधि कहा जाता है, ठीक, संधि कहा जाता है। अब बात ये रही परिवर्तन की, ठीक ना, और बदलाव की। अगर परिवर्तन और बदलाव नहीं हुआ तो वो क्या कहा जाएगा? दो वर्डों के मेल को, ठीक, दो वर्डों के मेल को संधि नहीं कहा जाएगा, ठीक।
सिर्फ मेल हो रहा है और उसमें विकार या परिवर्तन या बदलाव नहीं हो रहा है तो उसे संधि नहीं कहा जाएगा, उसे कहा जाता है संयोग। ठीक है ना, क्या कहा जाता है? संयोग कहा जाता है। ठीक है ना, जैसे हमको दे दिया कि दूध वाला, दूध प्लस क्या वाला, चाय प्लस क्या वाला, तो यहाँ से हमको निकल के आ रहा है चाय वाला और दूध वाला, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो यह क्या कहा जाएगा? संयोग कहा जाएगा। आई बात समझ में इतना? संधि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को ही कहा जाता है। ठीक ना, अब जो है आते हैं कि संधि जो है, संधि का शाब्दिक अर्थ हो गया, परिभाषा हो गई। संधि का जैसे मान लीजिए कहते हैं विद्यार्थी, ठीक, तो इसमें दो वर्ड हैं, ठीक ना, विद्या अधन क्या अर्थी, तो यहाँ पर जो है विद्या में आ है और इसमें क्या है अ है, इन दो वर्डों को ही क्या किया जा रहा है? जोड़ा जा रहा है, और इसमें परिवर्तन होके क्या मिल रहा है? आ मिल रहा है। इसको क्या कहा जाएगा? मतलब संधि किया गया है, ठीक ना। और जब ये अलग अलग किया गया है दो जगह, ठीक ना, तो इसी को क्या कहा जाएगा? विच्छेद, ठीक ना। तो पूछेगा कि संधि का विलोम क्या होता है? संधि का विलोम, हर चीज का विलोम होता है, जैसे धरती का विलोम आकाश, ठीक ना, सत्य का असत्य, ठीक ना, लाभ का हानि, तो विलोम होता है संधि का विच्छेद, ठीक है ना, और एक होता है विग्रह। इन दोनों में प्राथमिकता हम देंगे विच्छेद को, ठीक है ना, क्योंकि संधि को जब अलग किया जा रहा है उसी को क्या कहते हैं? विच्छेद कहते हैं। और विच्छेद जब हो जाता है और इसमें ये पद होता है पूर्व पद या क्या प्रथम पद, और इसको कहा जाता है क्या? द्वितीय पद। क्या कहा जाता है? द्वितीय पद। तो इन दोनों वर्डों में, ठीक ना, प्रथम पद का अंतिम वर्ड और द्वितीय पद का क्या? प्रथम वर्ड, इन दोनों में ही क्या होता है? जोड़ होता है, मेल होता है। तो अब यहाँ पर हमको निकल के आया कि प्रथम पद का अंतिम पद और द्वितीय पद का प्रथम पद जब दोनों आपस में जुड़ेंगे, ये वाला, ठीक ना, तो इनका आपस में क्या होगा? जोड़ होगा, और उसी जोड़ को क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। और उस जोड़ से परिवर्तन होना जरूरी है। अब जो है हमको मिला कि संधि वैसे तो 3 प्रकार की होती है, ठीक ना, लेकिन उससे पहले हम आप लोग को बताएंगे, ठीक ना, कि संधि कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार, ठीक ना। एक प्रधान संधि, ठीक, और दूसरा क्या? गौड़ संधि, ठीक। एक प्रधान संधि और दूसरा क्या? गौड़ संधि। इसमें आप लोग थोड़ा सा दिमाग को एकत्रित करके सुनिएगा कि प्रधान संधि किसे कहा जाएगा और गौड़ संधि किसे कहा जाएगा, ठीक। यहाँ पर हमको मिला है विद्या धन क्या? अर्थी, विद्या अधन क्या? अर्थी, ठीक ना। इसमें हमको मिला कि विद्या में आ और अर्थी में औ, ये दोनों बीच में परिवर्तन हो रहा है, तो बीच में परिवर्तन को क्या कहा जाएगा? प्रधान संधि। बीच में परिवर्तन को क्या कहा जाएगा? प्रधान संधि। और जब ये जो वर्ड है विद्यार्थी, ये तो और कोई वर्ड ले रहे हैं, जैसे लिख दिए कि रामायण, ठीक। अब रामायण में परिवर्तन होगा कहीं ना कहीं पर, तो जब बीच में परिवर्तन होगा तो प्रधान संधि, और किनारे पर कहीं पर परिवर्तन होगा तो कौन सी संधि? गौड़ संधि। जैसे इसको हम लिख देंगे कि राम अधन क्या? अयन, ठीक। 9 वर्ड जो है किसमें चेंज हो रहा है? ड में। यही जो है गौड़ संधि का क्या है? उदाहरण है। अब इसमें गौड़ संधि और प्रधान संधि दोनों है, ऐसा एग्जांपल आप लोग को आगे हम बताएंगे, ठीक ना। आप लोग इससे परिचित अभी होइए, ठीक ना। अभी तो ये पिक्चर है,
क्या है, अभी तो ये टेलर है, ठीक ना, पिक्चर अभी बाकी है। तो मतलब राम अधन क्या अयन, तो न जो किसमें चेंज हो रहा है, ड में, तो ये क्या हो जाएगा गौड़ संधि। बस इतना जानिए कि किनारे पर चेंज होगा तो गौड़ संधि और बीच में चेंज होगा तो क्या प्रधान संधि। ठीक, अब जो है इसके बाद हम लोग आएंगे, ठीक ना, कि संधि दो तरीके से लिखा गया था। अभी आप लोग तो सबसे पहले दिए थे, ये टेलर था। ठीक, संधि दो तरीके से लिखा गया है और हम कह रहे हैं कि दोनों क्या है सही है, लेकिन हम कह रहे हैं तो कहीं पढ़े हैं तब कह रहे हैं, ठीक ना। तो आप लोग भी जब अध्ययन करेंगे तो आप लोगों को भी 100% क्या हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा कि यह क्या है सही है, ठीक ना। अब इसमें आता है एक व्यंजन संधि, क्या आती है व्यंजन संधि। अब व्यंजन संधि में एक आता है नियम, नकार का नियम, नकार का नियम, ठीक ना। इसको आप लोग पढ़ेंगे। व्यंजन संधि में 14 गो नियम है, ठीक ना, और स्वर संधि में तो स्वर संधि के 5 प्रकार हैं। तो जब इस 14 को नियम को पढ़ेंगे तो एक नियम क्या आएगा, नकार का नियम। इसमें जो आपको मिलेगा कि म, आधा म के बाद अगर कोई भी वर्ड आएगा, म के बाद कोई भी वर्ड आएगा या क से लेकर कहाँ तक, म तक, ये इसको कहा जाता है स्पर्शी वर्ड। क्या कहा जाता है स्पर्शी वर्ड। आप लोग को अगली वीडियो में देख लेंगे, ठीक ना। तो वर्ड से संबंधित बताएं कि स्पर्शी वर्ड क्या होता है, अनुनासिक वर्ड क्या होता है, अंतस्थ वर्ड क्या होता है, ठीक ना, द्विगुण व्यंजन क्या होता है, उच्छिष्ट व्यंजन क्या होता है। इस वीडियो को अगर आगे आप लोग देखेंगे, मतलब इससे पहले वाली वीडियो को, तो आप लोग ये सब चीज जो है एकदम आसान तरीके से सीखेंगे, ठीक ना। लेकिन आप लोग पढ़ते तो है नहीं, पढ़ेंगे तब ना। यहाँ से आप लोग को मिल गया कि म के बाद अगर क से लेकर म तक कोई भी वर्ड आया तो उस वर्ग का अंतिम अक्षर हो जाएगा और उसको कहते हैं अनुनासिक। क्या कहते हैं, अनुनासिक व्यंजन। तो क वाले में इया है, क ख ग घ अंग्या है, ठीक ना। क वाले में अंग्या है और च वाले में क्या है इया, ठीक ना। इसी तरह त वाले में न है, ठीक, और प वाले में क्या है म है, और ट ठ ड ढ ढ ढ, और ट वर्ग में क्या है अड़ंग। ये पांचों जो है हमारा क्या है अनुनासिक वर्ड है। तो इसमें से अगर किसी भी वर्ड का कोई अक्षर म के बाद अगर मिलेगा तो वो ये म या तो इस अनुनासिक अक्षर में बदलेगा, ठीक, या तो अनुस्वार में बदलेगा, ठीक ना, बिंदी हो जाएगी, ठीक। अब जो है हमको इसका संधि विच्छेद करना है। क्या करेंगे, सम अधन क्या धी, ठीक। संधि का संधि विच्छेद क्या है, सम धन धी। इसको हम तोड़ेंगे तो ध प्लस क्या हो जाएगा छोटी ई, और इधर क्या है सम। तो अब हमको म के स्थान, म के बाद मिल गया ध वर्ड, और ध किस वर्ड का है तो त थ द ध न। तो हमको इस म के स्थान पर क्या परिवर्तन करना होगा, न परिवर्तन करना होगा, ठीक। म के स्थान पर क्या करना होगा, न परिवर्तन करेंगे, और नहीं तो आधा न। और जो है आगे बढ़ेंगे तो जो कोई भी वर्ड होता है उसको अगर आधा कर रहे हैं, ठीक ना, तो उसके पाई का नियम अगर आप लोग पढ़ेंगे तो इस डंडी को हटा दिया जाता है, ये क्या हो जाता है आधा न हो जाता है, ठीक ना। और नहीं तो इस तरह लिखना है तो यहाँ नीचे जो है चिन्ह लगा दीजिए, कोई भी समझ जाएगा कि वो अक्षर कैसा है आधा है। तो यहाँ से हमको मिला कि सम, ठीक ना, और क्या हो गया दी, यानी कि ये वाला शब्द क्या है हमारा सही है, ठीक। अब जो है या तो हम ये लेंगे अनुस्वार, और नहीं तो क्या लेंगे आधा न अनुस्वार लेंगे, तो ये वाला हो जाएगा, ठीक। आ रहा समझ में। इस तरह आगे जो है हम लोग बढ़ेंगे, ठीक ना। इसके बाद हम लोग
आगे बढ़ेंगे, ठीक ना। इसको एक बार देख लेते हैं, ठीक। संधि का जो विलोम होता है, विच्छेद या विग्रह होता है। संधि का शाब्दिक अर्थ मेल, जोड़, संयुक्ता या क्या होता है, समझौता होता है। संधि में दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहा जाता है, विकार, परिवर्तन या बदलाव को क्या कहा जाता है, संधि कहा जाता है, ठीक ना। इसको अगर परिवर्तन बदलाव नहीं होगा तो उसे क्या कहा जाएगा, संयोग कहा जाएगा। जैसे दूध प्लस वाला, कितना, दूध वाला, और चाय प्लस वाला, चाय वाला, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक ना। यहाँ तक आप बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अब जो आएंगे कि संधि को इंग्लिश में ज्वाइनिंग कहते हैं। अब संधि प्रधान संधि होती है और एक गौड़ संधि। तो जिसमें बीच में परिवर्तन होगा प्रधान संधि, और जिसमें किनारे परिवर्तन होगा क्या होगा, गौड़ संधि, ठीक। अब जो आएंगे कि संधि का जब अलग करते हैं पदों को, दो पदों को, तो इसको जो क्या कहा जाता है, विच्छेद किया जाता है, कहा जाता है। और जब जोड़ा जाता है तो क्या कहा जाता है, संधि कहा जाता है, ठीक ना। अब इसमें देखिए, अभी यहाँ पर संधि जो है दो तरीके से लिखा गया है। इसमें कंफ्यूजन हो रहा है कि कौन सही है कौन गलत है, तो दोनों क्या है, सही है। इससे जो है हमको मिला है कि इसमें व्यंजन संधि का जो नकार का नियम है ये कहता है कि अगर आधा म के बाद अगर कोई भी क से लेकर म तक वर्ड आता है तो उसी वर्ड का, ठीक ना, कौन सा, पंचमाक्षर यानी कि अनुनासिक आ जाता है, ठीक ना। हम 5 वर्ग होते हैं, ठीक ना, वर्गों की संख्या 5 और अनुनासिक वर्डों की भी संख्या कितनी, 5, और क से लेकर म तक स्पर्शी वर्डों की संख्या कितनी होती है, 25 होती है, ठीक ना। अभी आप लोग वीडियो में देख लीजिएगा। इसके बाद इसको जो है सम के बाद ध आया है, इसलिए इसमें जो है न का प्रयोग किया गया है, तो संधि ये वाला भी सही हो गया। और न के बाद म के बाद अगर ध आएगा तो ये निसार का भी प्रयोग किया गया है, तो ये संधि ये वाला भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक ना। अब इसके बाद आइए, संधि जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, ठीक ना। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। एक होती है स्वर संधि, ठीक ना, और एक होती है व्यंजन संधि, ठीक, और एक होती है क्या, विसर्ग, ठीक। अब इसमें जो है हम देखेंगे कि स्वर संधि किसे कहा जाएगा, ठीक ना। तो स्वर संधि अभी संधि में हम देखें कि दो वर्डों को क्या कहा जाता है, दो वर्डों के मेल को क्या कहा जाता है, संधि कहा जाता है, ठीक ना। तो आइए देखते हैं स्वर संधि किसे कहते हैं, जब दो स्वर, ठीक, जब स्वर आपस में क्या करते हैं, मिलते हैं, ठीक। दो स्वरों को आपस में मिलने से उत्पन्न विकार को क्या कहा जाता है, स्वर संधि, ठीक ना। एक तरफ क्या होगा, स्वर होगा, तो दूसरे तरफ भी क्या होना चाहिए, स्वर। अब इसमें हर्ष और दीर्घ की बात नहीं की जा रही, ठीक, दोनों तरफ क्या होने चाहिए, स्वर होने चाहिए, दोनों तरफ स्वर होगा तो क्या होगा, स्वर संधि, ठीक। अब व्यंजन संधि में क्या होगा कि एक तरफ व्यंजन, ठीक ना, व्यंजन से स्वर मिलने पर, व्यंजन से क्या होगा, स्वर मिलने पर उत्पन्न विकार को क्या कहा जाएगा, व्यंजन संधि। या तो व्यंजन के साथ स्वर मिले या तो स्वर के साथ व्यंजन मिले, ठीक ना, स्वर और प्लस क्या, व्यंजन, और नहीं तो व्यंजन और प्लस क्या, व्यंजन। अब इसको मिलने से उत्पन्न विकार को क्या कहा जाएगा, व्यंजन संधि, ठीक ना। स्वर संधि के कितने नियम होते हैं, मतलब स्वर संधि के 5 भाग होते हैं, ठीक ना। और व्यंजन संधि में कितने नियम होते हैं, तो 14 नियम, ठीक ना। अभी नकार का नियम आप लोग को बताएं, ठीक ना। और विसर्ग संधि में विसर्ग के बाद, ठीक ना, विसर्ग के बाद
यदि क्या आए, स्वर आए या विसर्ग के बाद, ठीक ना, क्या आए, व्यंजन आए। विसर्ग के बाद या स्वर या व्यंजन आए तो उसे क्या कहा जाता है, विसर्ग संधि कहा जाता है, और विसर्ग का चिन्ह यही होता है, ठीक ना। तो यहाँ से जो है हम लोगों को जो स्वर संधि आती है, ठीक ना, स्वर की संख्या कितनी होती है, स्वर की संख्या होती है 13। कुल स्वर की संख्या कितनी, 13। हमारे स्वर की वीडियो में आप लोग अगर आप देखेंगे तो स्वर जो है एकदम से कंठस्थ हो जाएंगे, ठीक ना। तो कुल स्वर की संख्या कितनी, 13, और मूल स्वर की कितनी संख्या होती है, तो 11। मूल स्वर की संख्या कितनी, 11, और मात्रा की संख्या, ठीक ना, कितनी होती है, तो 10 होती है, ठीक ना। आ रहा होगा समझ में। तो इन्हीं सब स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा वही क्या होगी, स्वर संधि होगी, ठीक ना। तो स्वर संधि के कितने भाग, 5 भाग, ठीक ना। अब इसमें जो है पहला भाग आता है दीर्घ, दीर्घ स्वर संधि, ठीक ना। और दूसरा भाग आता है गुण स्वर संधि, ठीक ना। और तीसरा भाग आता है वृद्धि स्वर संधि, ठीक ना। और चौथा भाग आता है यड़ स्वर संधि, ठीक ना। और पांचवा भाग आता है अयादि स्वर संधि, ठीक ना। अब इसमें जो है इन सब के लिए एक इम्पोर्टेंट चीज है, ठीक ना, इनका सूत्र पूछता है कि स्वर संधि के इन सभी भागों का सूत्र बताइए, ठीक। ये भी जो है प्रतियोगी परीक्षा में टेट, सुपर टेट में कई बार पूछ चुका है, ठीक ना। सूत्र बताइए, ठीक। तो ये क्या है, इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। इसको आप लोग अच्छी तरह से याद करिएगा। जैसे दीर्घ स्वर संधि का होता है अकह स वड़े दीर्घ, अकह स वड़े दीर्घ, ये कौन सा संधि का सूत्र है, दीर्घ स्वर संधि का। गुण संधि का होता है सूत्र आद गुड़, ठीक। गुण संधि का क्या होता है, आद गुड़, ठीक ना। और वृद्धि स्वर संधि का होता है वृद्धि रेची, ठीक ना। इसी फार्मूले पर पूरा जो है इन स्वर संधियों को क्या किया गया है, तोड़ा गया है। और यड़ स्वर संधि का होता है इको यड़ची, ठीक ना, इको यड़ची, यड़ संधि का सूत्र है। और अयादि संधि का है एचो अयाव, ठीक ना। ये सब जो है इस पांचों संधि का क्या है, सूत्र है। और इसे आप लोग अच्छी तरह से लर्न करिएगा, ठीक ना। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, इसको नोट्स बनाइएगा और भगा भगा के और रोक रोक के देखने का प्रयास करिएगा। हमें आशा नहीं, पूरी उम्मीद है कि संधि आप लोगों को आसान लगने लगेगी, ठीक ना। और इसके बाद जो है कल जो है स्वर की इन पांचों भागों को डिटेल से समझाएंगे, ठीक ना। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।